10 साल का एगोन द थर्ड अभी ऑफिशियली वेस्टेरोस का किंग बन चुका था और उसका बाल विवाह 7 साल के छोटे क्वीन जहेरा के साथ किया गया। जैसे ही वो सब कुछ हुआ, सारे फंक्शंस वगैरह खत्म होते हैं और किंग्स लैंडिंग में आए हुए जितने भी अलग अलग मेहमान थे वो अपने अपने कैसल्स पर वापस जाते हैं। तो उसके बाद में ऐसा तो नहीं था कि एकदम से वेस्टेरोस में एकदम हैप्पीनेस आ गई, किंग्स लैंडिंग में सब लोग खुश हो गए, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ वहां पर पनप रहे थे और उन सभी प्रॉब्लम्स को अपने काउंसिल ऑफ रीजेंट्स को अच्छे से सॉल्व करना था। यही जो प्रॉब्लम्स वगैरह आए उसे सेप्टन यूस्टस ग्रे काम कहते हैं। मतलब किंग्स लैंडिंग और वेस्टेरोस में एक तरह का कामनेस जरूर आया था, सब जगह पर थोड़ी सी शांति जरूर थी, बट इट वॉज अ ग्रे काम। मतलब थोड़ा सा उसमें एक अनइजीनेस था और यहाँ वहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स जरूर पनप रहे थे। तो ये जो ग्रे काम आया था वो ऐसे ही एगोन द थर्ड के किंग बनते ही अगले यही कुछ 5 से 6 महीने चलता ही रहा। एगोन द थर्ड ऑफिशियली राजा बनने के बाद में 131 एसी के एंड तक किंग एगोन द थर्ड ज्यादा आयरन थ्रोन पर बैठता ही नहीं था। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में अभी एकदम अच्छे से देखा था कि एगोन द थर्ड राजा जरूर है, बट अभी वेस्टेरोस पर ऑफिशियली रूल करने वाला है उसका काउंसिल ऑफ रीजेंट्स। तो 131 एसी के आखिरी 5-6 महीने में, जिसे हम ग्रे काम कहते हैं, उसमें काउंसिल ऑफ रीजेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से रूल करता है। बट मशरूम को यह काउंसिल ऑफ रीजेंट्स कभी पसंद नहीं आया। मशरूम ने बहुत ही अपने फनी अंदाज में लिख के रखा था, 7 रीजेंट्स में 6 जरा ज्यादा ही हो गए, एक ही होता तो ही अच्छा होता, पिटी आवर पोर किंग। तो बेसिकली मशरूम का यहाँ पर कहना है कि अगर ज्यादा कुक किचन में बटर चिकन बनाने जाएंगे तो वो बटर चिकन खराब ही बनेगा। जितने ज्यादा कुक्स होते हैं उतनी खिचड़ी खराब होती है। तो मशरूम इज लाइक 7 रीजन्स वेर 6 टू मेनी। तो जैसे जैसे अभी कहानी आगे बढ़ेगी तभी आपको समझेगा कि मशरूम की ये बात कितनी बराबर निकलती है। तो अभी आपको ये भी समझा होगा कि मैंने इस पूरे एगोन द थर्ड के स्टोरी को एगोन द थर्ड अंडर द रीजेंट सागा करके क्यों नाम दिया है। जो भी अभी अंडर द रीजेंट्स की कहानी है वो ऑफिशियली इस एपिसोड में शुरू होगी, बट आगे बढ़ने से पहले हमें एक रीजेंट के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है, एंड दैट इज ग्रैंड मास्टर मनकन। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सागा में मैंने आपको बताया था कि हाउस ऑफ द ड्रैगन की जो पूरी कहानी है वो हमें 3 लोगों के वजह से पता चलती है। एक तो था मशरूम एंड सेकंड इज सेप्टन यूस्टस। तो अभी ये दोनों भी डांस ऑफ द ड्रैगन की जब कहानी शुरू थी तभी उस समय पर किंग्स लैंडिंग में मौजूद थे। तो उन्होंने जो भी चीजें असल में देखी उस हिसाब से उस कहानी को उन्होंने अपने अपने बुक में लिखा। बट तीसरा बंदा यानी कि ग्रैंड मास्टर मनकन कभी भी उस समय पर कहानी में ऑफिशियली मौजूद ही नहीं था। ग्रैंड मास्टर मनकन जब डांस ऑफ द ड्रैगन की स्टोरी लाइन चल रही थी तभी उस समय पर एक्चुअली ओल्ड टाउन में पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी ग्रैंड मास्टर मनकन ने एग्जैक्टली डांस ऑफ द ड्रैगन्स और ट्रू टेलिंग नाम का उनका बुक कब लिखा वो हम आगे एकदम अच्छे से जानेंगे ही। बट अभी इस समय पर हमें यह जानना है कि ग्रैंड मास्टर मनकन फाइनली किंग्स लैंडिंग में आ चुके हैं। तो व्हाई ही इज हियर राइट नाउ? तो इसका रीजन है फायरिंग ऑफ ग्रैंड मास्टर ओरवाइल। तो जैसे कि हमने लॉर्ड क्रेगन स्टार्क के आर ऑफ द वुल्फ में देखा कि ग्रैंड मास्टर ओरवाइल को क्रेगन ने सीधा वॉल पर भेज दिया था। तो जैसे ही ग्रैंड मास्टर ओरवाइल पर वो पूरा ट्रायल शुरू हुआ और उनको वॉल पे वगैरह भेजने की तैयारी शुरू हुई, तो इसका मतलब उस समय पर रेड किप में एक नए ग्रैंड मास्टर की जरूरत है। और इसीलिए लॉर्ड क्रेगन स्टार्क ने उस समय पर ओल्ड टाउन में एक रेवन भेजा और कहा कि नए होने वाले किंग एगोन द थर्ड को एक ग्रैंड मास्टर की जरूरत है। तो वो रेवन जैसे ही ओल्ड टाउन के सिटाडेल में पहुंचता है तो ओल्ड टाउन के सिटाडेल में मौजूद कई सारे एक्सपीरियंस मास्टर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि डर मनकन जैसे एकदम होनहार मास्टर को किंग्स लैंडिंग में भेजा जाएगा एज एन ऑफिशियल ग्रैंड मास्टर ऑफ न्यू किंग एगोन द थर्ड। तो इसी वजह से जैसे ही ग्रैंड मास्टर ओरवाइल का ट्रायल शुरू होता है तो अराउंड उसी टाइम पर ग्रैंड मास्टर मनकन न्यू ग्रैंड मास्टर बन के
के किंग्स लैंडिंग में पधारे और उनके आते ही उन्होंने इतना अच्छी तरीके से क्रेगन को इम्प्रेस किया कि उन्हें सीधा काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में लिया गया और अब से ये ग्रैंड मास्टर मनकन अपने पूरे कहानी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइड कैरेक्टर बनेंगे। तो अपने अभी काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में इस तरीके से ग्रैंड मास्टर आए थे और अच्छी तरीके से काम शुरू करते हैं, बट उन्हीं के साथ साथ बाकी भी कुछ इंपॉर्टेंट रीजेंट्स होते हैं जिनके साथ साथ मनकन अच्छे से काम करने लगे। अभी यहाँ पर ये सब रीजेंट्स तो हुए, बट टास्क ऑफ डिफेंडिंग वेस्टेरोस जो होता है वो पूरी तरीके से होता है लॉर्ड प्रोटेक्टर लॉर्ड लियोइन कॉर्ब्रे के ऊपर। मतलब वेस्टेरोस के ऊपर कोई भी बाहर से हमला ना करे, वेस्टेरोस के सभी हाउसेस और सभी लोगों की जान बचाना, उनके सेफ्टी का ख्याल रखना, वो सभी चीजें लॉर्ड लियोइन कॉर्ब्रे की जिम्मेदारी हो गई थी। एंड दूसरे तरफ था किंग्स लैंडिंग एंड वेस्टेरोस का डे टू डे राज कारोबार की जिम्मेदारियां संभालने वाला ब्लाइंड हैंड टाइलन लैनिस्टर। आई नो कि अभी यहाँ पर कई लोगों के मन में यह डाउट जरूर होगा कि यह टाइलन लैनिस्टर जो एक जमाने का कट्टर ग्रीन सपोर्टर था, एक जमाने का जो एकदम तगड़ा फॉलोअर था एगोन द सेकंड का, उसके ग्रीन्स के काउंसिल का ये जो एक जमाने में मास्टर ऑफ कॉइन रह चुका है, इस टाइलन लैनिस्टर को क्रेगन स्टार्क ने एगोन द थर्ड का हैंड क्यों बनाया। अभी यहाँ पर आती है टाइलन की एकदम ही दिलचस्प कहानी जो इजीली पूरे फायर एंड ब्लड बुक का वन ऑफ द बेस्ट रिडेम्पशन स्टोरी आर्क रहा। जैसे कि हमने पहले टाइलन लैनिस्टर के बारे में जाना था कि जब फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग होता है तब टाइलन लैनिस्टर को रेनिरा बंदी बनाती है, उसको एकदम काले तहखाने में डाला जाता है और उसके ऊपर रेनिरा और डेमोन के खास आदमी सर लूथर लार्जेंड ने बहुत ही हॉरिबल टॉर्चर किए और उसी की वजह से वो अभी इतना बदसूरत हो गया था कि उसके चेहरे को देख के, उसके बॉडी को देख के ही रेड किप की औरतें बेहोश हो जाती। तो अभी हमारे सामने यही सवाल आता है कि क्रीगन स्टार्क ने इस टाइलन लैनिस्टर को हैंड ऑफ एगोन द थर्ड क्यों बनाया। तो सिंपल शब्दों में कहूं तो इस चीज के बारे में फायर एंड ब्लड के बुक में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट एज अ बुक रीडर वी कैन डेवलप सम थियरीज और उन्हीं थियरीज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली जो थियरी है दैट इज वेरी सिंपल। लॉर्ड क्रेगन स्टार्क और लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन ने जब टाइलन लैनिस्टर का इंटरव्यू वगैरह लिया होगा, उससे उन्होंने जब बातचीत की, तभी उन दोनों को ऐसा जरूर लगा हो सकता है कि टाइलन लैनिस्टर में अभी सही में कुछ बदलाव आया है, उसका अभी जो भी बिहेवियर है वो उसके टॉर्चर के बाद में बदल गया है, ऐसा उन दोनों को लगता है। एंड मे बी क्रेगन एंड कॉर्लिस को सही में लगा कि टाइलन इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एगोन द थर्ड का हैंड। तो ये थियरी क्यों है? क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि टाइलन लैनिस्टर ग्रीन्स के पूरे काउंसिल का वन ऑफ द मोस्ट शातिर मेंबर रहा था। एज अ मास्टर ऑफ कॉइन फॉर ग्रीन्स का काउंसिल उसी का प्लान था कि आयरन थ्रोन के तिजोरी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाए और पूरे पैसों और गोल्ड में से 25% चीजें 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दी जाए। तो अगर आपको याद है तो क्वीन रेनिरा बनी, बट यही कुछ सिर्फ 6 महीनों बाद उसका पूरा रूल तबाह हो गया। तो वो सब होने का एक बहुत ही बड़ा रीजन ये रहा था कि रेनिरा के पास में पैसे ही नहीं थे, उसके पास में तख्त आ गया था, बट सिर्फ टाइलन ने लिए हुए डिसीजंस के वजह से रेनिरा के पास में सिर्फ 20 to 25% ऑफ एंटायर ट्रेजरी ऑफ आयरन थ्रोन रही थी, बट बाकी 75% की जो भी ट्रेजरी थी वो रेनिरा के पास नहीं थी और उसी वजह से उसे किंग्स लैंडिंग को कंट्रोल में लाना, वेस्टेरोस की अच्छे से तरक्की करना ये बहुत मुश्किल हुआ और इवेंचुअली रेनिरा का रूल खत्म हुआ। तो रेनिरा का छोटा रूल खत्म करने में टाइलन लैनिस्टर वैसे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, बट उनका पीछे का जो बैक प्लानिंग था वो बहुत ही बुरी तरीके से रेनिरा को हर्ट किया था। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि टाइलन लैनिस्टर पूरे ग्रीन्स काउंसिल के वन ऑफ द मोस्ट शातिर मेंबर रहे। तो ये जो उनका इंटेलिजेंस है, ये जो उनका शातिरगिरी है, वही देख के क्रीगन और कॉर्लिस को लगा कि उनकी वही इंटेलिजेंस एगोन द थर्ड के भी जरूर काम आएगी।
तो ये रही थियरी नंबर 1। देन सेकेंड थियरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एज फर्स्ट थियरी। ये जो भी नया काउंसिल ऑफ रीजेंट्स क्रीगन को बनाना था, उस पूरे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ ब्लैक्स के मेंबर है। क्रेगन स्टार्क और कॉर्लिस वैलेरियन को अगर पूरे रेल्म को अच्छी तरीके से जोड़ना था, तो एगोन द थर्ड के काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन्स एंड ब्लैक्स के फॉर्मर सपोर्टर्स होने चाहिए थे। तो अगर हम 7 लोगों का ये काउंसिल ऑफ रीजेंट्स देखते हैं, तो 7 में से सिर्फ 2 लॉर्ड्स ऐसे हैं जो ओपनली ग्रीन्स के सपोर्टर रह चुके हैं, जिसमें फर्स्ट इज लॉर्ड रॉयस कैरन, जो बराथियंस के बैनरमैन रह चुके थे और उस वजह से उन्होंने बराथियंस को सपोर्ट किया एंड एगोन द सेकंड को सपोर्ट किया। एंड सेकंड इज लॉर्ड रोलैंड वेस्टरलिंग, जो वेस्टरलैंड्स के एक लॉर्ड है, यानी कि वो लैनिस्टर्स के बैनरमैन है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ग्रीन्स को सपोर्ट किया। तो अभी ऐसे 7 पीपल के काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में से सिर्फ 2 ही स्पॉट्स देखा जाए तो ग्रीन्स वालों को मिले थे। इनमें से थर्ड अगर स्पॉट हम ग्रैंड मास्टर मनकन का कहते हैं, तो वो एग्जैक्टली ना ग्रीन्स थे ना ब्लैक्स के साइड में थे, तो उनको साइड में करते हैं। बट उनके अलावा बाकी के जो 4 लोग हैं, जैसे कि मैनफ्रीड मूटन, जेन एरिन, टोरेन मैंडरली एंड खुद लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन, ये चारों भी क्लियरली ब्लैक्स के सपोर्टर है। तो अभी ऐसे 7 लोगों में ज्यादा स्पॉट्स ब्लैक्स को दिए हैं। एंड उसके अलावा लॉर्ड प्रोटेक्टर का जो एक बड़ा टाइटल था, वो भी लियोइन कॉर्बरे को दिया गया, जो ब्लैक्स के सपोर्टर थे। तो अगर अभी इतने सारे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स ब्लैक्स के लोगों को दिया गया है, तो एक बड़ा स्पॉट ग्रीन्स के सपोर्टर में से भी किसी ना किसी को देना जरूरी था। और इसीलिए क्रेगन एंड कॉर्लिस ने सभी ग्रीन्स के सपोर्टर लॉर्ड्स का भी एक तरीके से इंटरव्यू लिया, और क्रेगन एंड कॉर्लिस को ऐसा लगा कि ये हैंड ऑफ द किंग का पोस्ट हमें ग्रीन्स वालों को ही देना है, तो नो बेटर कैंडिडेट इज देयर अदर देन टाइलैंड लैनिस्टर। तो आई होप आपको ये दोनों थियरीज अच्छे से समझी कि लॉर्ड क्रेगन स्टार्क और लॉर्ड कॉर्लिस वैलेरियन ने मिलकर हैंड ऑफ द किंग जैसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पुराने ग्रीन्स के कट्टर सपोर्टर टाइलैंड लैनिस्टर को क्यों सौंपा। तो जैसे कि एपिसोड में पहले मैंने आपको बताया कि लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर पर लूथर लार्जन ने एकदम ही हॉरिबल टॉर्चर किया था, और उसी टॉर्चर के वजह से एक जमाने का दिखने में हैंडसम लैनिस्टर लायन अभी इस समय दिखने में बहुत ही हॉरिबल हो गया था। टाइलैंड अपने इसी डेंजरस लुक्स को छुपाने के लिए कई बार मास्क पहनता है, आंखों पे पट्टी पहनता है, और वो पूरे रेड किप में खास करके एक काला हुड पहन के घूमने लगा। एक जमाने में ये टाइलैंड एकदम रेड एंड गोल्डन कपड़े पहनता, बट नाउ ही स्टार्टेड वेयरिंग अ हुड। कई बार वेस्टेरोस और एसोस में से छोटे मोटे अलग अलग लॉर्ड्स रेड किप को विजिट करते हैं, और वो जब इस हुडेड टाइलैंड लैनिस्टर को देखते हैं तो उनको एक अलग ही डर लग जाता। उन्हें लगता कि ये बंदा आखिर है कौन। उसी में रेड किप में कई सारे काम करने वाले सर्वेंट्स वगैरह भी जो रहते हैं, उन्हें भी इस हुडेड हैंड ऑफ द किंग का काफी डर लगने लगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि इस टाइलैंड लैनिस्टर के ऊपर किस तरीके के जुल्म किए गए थे, बट लोगों को अभी ये जो भी हुडेड बंदा दिखता वो एकदम सिनिस्टर भयानक लगता। रेड किप के इस हुडेड हैंड ऑफ द किंग की पूरी खबरें जो थी वो धीरे धीरे करके पूरे किंग्स लैंडिंग में और वेस्टेरोस में फैलने लग गई। कई लोग कहने लगे कि ये हुडेड हैंड मतलब कोई मलाइंड मास्ड सॉर्सरर है जो रेड किप में ईगोन द थर्ड पे जादू करता है। बट जो भी हो, ये सब जो भी बातें होती है वो पूरी स्मॉल फोक का थोड़ा सा नॉनसेंस ही था, उसको हम नजरअंदाजी करेंगे। तो अभी ये हुडेड हैंड ऑफ द किंग टाइलैंड लैनिस्टर एकदम अच्छी तरीके से काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में रह के वेस्टेरोस और किंग्स लैंडिंग के लिए काम करना शुरू करता है, और उसने एकदम अच्छी तरीके से सबको दिखा दिया कि उसका शरीर जरूर टूटा है, वो अभी अंधा अपाहिज जरूर हुआ, बट उसका लैनिस्टर वाला गुरूर, उसका जज्बा और उसका क्लेवर एटीट्यूड टूटा नहीं था।
क्रेगन एंड कॉर्लिस ने वही चीजें देख के तो उसे हैंड ऑफ द किंग बनाया और टाइलैंड लैनिस्टर ने उनके विश्वास को एकदम सही ठहराना शुरू कर दिया। एगोन द थर्ड ऑफिशियली राजा बनने के बाद में और उसके शादी होने के बाद में जो अगले 6 महीने तक का ग्रे काम रहा था, उस ग्रे काम में हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर ने पूरे वेस्टेरोस पर एकदम जबरदस्त तरीके से रूल किया। कहने के लिए तो काउंसिल ऑफ रीजेंट्स और लॉर्ड लियोविन कॉर्बरे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बट इन टर्म्स ऑफ शेयर पावर लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर लॉर्ड लियोविन कॉर्बरे को ओवरटेक करने लगे। ग्रीन काउंसिल में टाइलैंड लैनिस्टर एक जमाने में मास्टर ऑफ कॉइन रह चुका था, तो उसे फाइनेंस की चीजें एकदम अच्छे से मालूम थी, बट उसी के साथ साथ टाइलैंड अपने दोस्त ग्रैंड मास्टर ओरवाइल से काफी सारी अलग अलग चीजें सीखता और उसी वजह से वो पूरी तरीके से किंग्स लैंडिंग को कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से उसे रूल करना चाहिए, उन सभी मामलों में इस पूरे काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में एकदम ज्यादा एक्सपीरियंस था। वैसे तो लॉर्ड कॉर्लिस टाइलैंड से ज्यादा एक्सपीरियंस जरूर है, बट वो इस समय पर थोड़े से बूढ़े हो गए थे और वो एकदम ज्यादा राज कारोबार के चीजों में अभी इन्वॉल्व नहीं होते। लॉर्ड कॉर्लिस वहां पर उन मीटिंग्स में जरूर होते, बट मीटिंग्स में अगर कोई एकदम इनिशिएटिव लेके किंग्स लैंडिंग को और वेस्टेरोस को सुधारने की अगर कोई कोशिश करता तो वो था हुडेड एंड लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर। तो टाइलैंड ने एकदम अच्छी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया, ये तो मैंने आपको बताया, बट प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली क्या थे? तो अभी वेस्टेरोस के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि पूरी तरीके से वेस्टेरोस का ट्रेड खत्म हो गया था, क्योंकि 129 एसी के शुरुआत में डांस ऑफ द ड्रैगन का भयानक वॉर शुरू हो गया, जो 131 एसी के मिड तक चला। मतलब ऐसा कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 2.5 years एकदम बुरी तरीके से वेस्टेरोस जला। और अगर वही सब चलता रहे तो ट्रेड वगैरह कैसे होगी? ऑलमोस्ट 30 महीनों तक यानी 2.5 years वेस्टेरोस में कोई भी लॉ ही नहीं था, किसी भी राजा का कोई डर नहीं था। पूरे वेस्टेरोस में अलग अलग जगह पर बैटल शुरू थी, वॉर शुरू थे, विलेजेस, कैसल्स, टाउन्स, इन सभी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और उसी वजह से पूरा वेस्टेरोस एकदम लॉलेसनेस के परछाई में आ गया। सब जगह पर अलग अलग गुंडों ने अपने ग्रुप्स बनाए थे, जिन्हें बैंड्स ऑफ आउटलॉज कह लो, और ये सब बैंड्स ऑफ आउटलॉज, ब्रोकन मैन, ऐसे सभी लोग अलग अलग रस्तों पर एकदम बुरी तरीके से रेड्स डालते, लोगों को मारते। औरतें और बूढ़े बिल्कुल भी सेफ नहीं थे और ये बड़ा प्रॉब्लम पूरी बैटल्स खत्म होने के बाद भी बरकरार रहा। तो उस सेफ्टी को एकदम अच्छी तरीके से वापस लाने का काम धीरे धीरे क्यों ना हो, टाइलैंड लैनिस्टर ने लियोविन कॉर्बरे के मदद से सॉल्व किया। देन दूसरे तरफ अभी किंग्स लैंडिंग में भी कई सारे इश्यूज थे जिसके ऊपर टाइलैंड लैनिस्टर अच्छे से काम करता है, बट वो सब कुछ जानने के पहले हम क्विकली अभी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, जिसको मैंने अभी पिछले कई सारे एपिसोड से थोड़ा सा साइडलाइन किया था। तो कई सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि वो कैरेक्टर अभी इस समय पर एग्जैक्टली कहाँ है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस दैट कैरेक्टर एंड दैट इज नन अदर देन लेडी एलिसेंट हाईटॉवर। तो कई लोगों को ये डाउट था कि जब आर ऑफ द वुल्फ वगैरह हुआ तभी उस समय पर एलिसेंट हाईटॉवर कहाँ थी, इज शी इवन अलाइव? तो इसका जवाब यह है कि एलिसेंट हाईटॉवर अभी भी जिंदा होती है, बट शी इज नॉट रेडी टू बाउ डाउन टू एगोन द थर्ड। उसके मन में ब्लैक्स के खिलाफ अभी भी बहुत ही ज्यादा हेट्रेड होता है और उसे एगोन द थ्री को देख के ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता, क्योंकि उसमें वो रेनिरा को देखती। अभी वैसे तो एलिसेंट अकेली होती है, बट उसकी खातिरदारी करने के लिए क्रेगन स्टार्क ने एक सेप्टा को रखा था जो उसको मदद करती। तो एलिसेंट हाईटॉवर को उस रूम में रखा गया था और ऐसे ही एक दिन हुडेड हैंड ऑफ द किंग ने डिसाइड किया कि इट इज अ गुड टाइम कि अभी नए से बने हुए क्वीन को अपने दादी एलिसेंट को समझाना चाहिए कि वो एगोन द थर्ड के सामने बेंडर नहीं करे। इसीलिए एक बार टाइलैंड लैनिस्टर ने
जहेरा और एलिसेंट हाइटओवर का एक डिनर करवाया था, बट उसका वो डिसीजन काफी रॉन्ग गया। तो जैसे ही जहेरा अपने दादी को समझाने लगती है कि वो एगोन द थर्ड के साथ में खुश है और वो कैसे अभी क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स बन गई है, ऐसी सभी बातें वो जैसे ही अपने दादी को बताती है, तो पागल दादी एलिसेंट हाइटओवर ने चुपके से अपने पोती जहेरा के हाथ में एक खंजर थमा दिया और उसके कान में उसने कहा कि रात को सोने के बाद में एगोन द थर्ड का गला काट देना। जैसे ही ये सभी चीजें जहेरा को एलिसेंट ने बताई तो वही के वही शॉक्ड जहेरा रोने लगती है और चिल्लाने लग गई। उसी समय पर वहां पर क्विकली गार्ड्स आए और उन्होंने एलिसेंट के हाथ में खंजर देखा तो उन्होंने उसको बंदी बना लिया। ये पूरा इंसिडेंट होने के बाद में एलिसेंट को वापस उसके रूम में बंदी बनाया गया एंड इसी समय पर एलिसेंट की कहानी कंप्लीटली इस बुक में से खत्म होती है। इसके बाद में उसका एक ही मेंशन आएगा एंड दैट इज व्हेन शी डाइज। तो वो तो अभी आगे आएगा ही, बट आई होप आपको समझा कि इस समय पर एलिसेंट हाइटओवर के क्या हाल है और वो कहाँ पर है। तो नाउ मूविंग ऑन टू लेजेंडरी हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर और उसने वेस्टेरोस और किंग्स लैंडिंग के लिए क्या क्या किया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज टाइलैंड लैनिस्टर ने ये की थी कि उसने पूरे किंग्स लैंडिंग में से रेनिरा और पुराने लॉर्ड सेल्टिगार के टैक्सेस को हटा दिया। जैसे ही ये टैक्सेस हटे तो उसी समय पर हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर की पॉपुलैरिटी 7वें आसमान पे चली गई। उसके बाद में टाइलैंड लैनिस्टर ने लैनी स्पोर्ट से और ओल्ड टाउन में से जो भी 25% गोल्ड एंड गहने और डायमंड्स और जो भी पैसे वापस आए थे उन सबसे आयरन थ्रोन के तिजोरी को भर दिया। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि ब्लैक क्वीन रेनिरा का जो रूल था 6 मंथ्स का, वो पैसे ना होने की वजह से ही बर्बाद हुआ था। ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए रेनिरा और लॉर्ड सेल्टिगार को ज्यादा टैक्सेस लाने पड़े और ज्यादा टैक्सेस लगाने की वजह से किंग्स लैंडिंग के लोग उसके खिलाफ हुए और इवेंचुअली उन्होंने बगावत की, कई सारे ड्रैगन्स मरे, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। बट बॉटम लाइन इज कि रेनिरा के पास में कम पैसे होने के वजह से ही शी लॉस्ट हर क्राउन, शी लॉस्ट हर आयरन थ्रोन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि रियल वर्ल्ड हो या फिर वेस्टेरोस की दुनिया हो, उसमें पैसा इट्स पावर, गोल्ड इट्स पावर। वैसे ही दोस्तों यूट्यूब के दुनिया में अगर व्यूज है तो ही पावर है। तो अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद है तो आपके दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। एनीवेज, जैसे ही आयरन थ्रोन के तिजोरी में बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो उसके बाद में टाइलैंड लैनिस्टर ने कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स और नोबलमैन का ऑलमोस्ट मिलियन गोल्ड ड्रैगन्स का लोन माफ किया। उसके वजह से एकदम रातों रात वो ट्रेडर्स और नोबलमैन इस टाइलैंड लैनिस्टर के लिए, मतलब एगोन द थर्ड के रूल के लिए कुछ भी करने के लिए अभी रेडी हो गए। बट इसके वजह से एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस थोड़ी सी गुस्सा हो गई। इफ यू रिमेंबर तो 25% ऑफ द आयरन थ्रोन का गोल्ड इस समय पर आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस में था। तो कई बार किंग्स लैंडिंग में जो भी मास्टर ऑफ कॉइन डिसीजंस लेता है उसमें आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस को खुश रखना जरूरी होता है। तो जैसे ही हुडेड हैंड ने कई सारे लोगों का कर्जा माफ किया तो आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस को वैसे काफी गुस्सा आया। तो टाइलैंड लैनिस्टर ने नोबलमैन एंड ट्रेडर्स को खुश तो किया ही, बट उसी के साथ उसने हुक्म दे दिया कि पूरे वेस्टेरोस में 3 अलग अलग जगहों पर बहुत ही मैसिव फोर्टिफाइड ग्रैनरीज बनाई जाए। तो ग्रैनरीज का मतलब एक ऐसा बड़ा गोडाउन होता है जिसमें अनाज को रखा जाता है। तो खेती वगैरह करने के बाद में जो भी अनाज की चीजें होती है, फिर चाहे गेहूं हो, राइस हो, अलग अलग फ्रूट्स हो, कॉर्न हो और अलग अलग जो भी खाने की वगैरह चीजें होती है, अनाज जिसे हम कहते हैं वो होता है,
उसको एकदम अच्छी तरीके से कहीं पे स्टोर किया जाए, उसी के लिए यहाँ पर टाइलैंड लैनिस्टर ने मैसिव फोर्टिफाइड ग्रैनरीज बनाने का एक डिसीजन लिया। ये ग्रैनरीज एकदम मैसिव होगी और वो फोर्टिफाइड होगी, मतलब उसको एकदम अच्छी तरीके से सिक्योर किया जाएगा क्योंकि कोई भी उसके अंदर जाके चोरी वगैरह ना करे। इसमें पहली ग्रैनरी थी किंग्स लैंडिंग में, सेकंड कंस्ट्रक्शन लैनिस्पोर्ट में शुरू किया गया एंड थर्ड वाज इन गर्ल टाउन। तो बेसिक पॉइंट ऑफ दिस ग्रैनरीज इज कि कोई भूखा ना मरे। इवेंचुअली यही कुछ 6 सालों बाद ये मैसिव ग्रैनरीज बन के किंग्स लैंडिंग, लैनिस्पोर्ट और गर्ल टाउन में तैयार होती है और ये तीनों ग्रैनरीज फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई। हुडेड हैंड लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर का इतना अच्छा फ्यूचर को लेके प्लानिंग होता है, वो समझते हैं कि फ्यूचर में कई लोगों को खाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कई अलग अलग जगहों पर खाने की कमी हो सकती है, तो उनको खाना देना ज़रूरी पड़ेगा। बट अगर खाना देना है तो उसको कहीं पे तो स्टोर करना भी जरूरी है। तो इसी चीज को समझकर इन ग्रैनरीज का कंस्ट्रक्शन लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर के हुक्म देने पे शुरू हो गया। इसी के साथ साथ हुडेड हैंड ने और एक डिसीजन ये लिया कि उसने प्रिंस एमोंड और प्रिंस डेरॉन का जो स्टैचू बनाने का काम शुरू हो गया था उसे कंप्लीटली बंद किया। तो एगोन द सेकंड जब किंग्स लैंडिंग में वापस आया था तब उसने अपने भाई एमोंड और डेरॉन के 2 मैसिव स्टैचूज बनाने का एक ऑर्डर दिया था। ये दोनों स्टैचूज रूइंस ऑफ ड्रैगन पिट के इलाके में बनने वाले थे, बट इन दोनों स्टैचूज का कंस्ट्रक्शन बनाने का काम टाइलैंड लैनिस्टर ने रोक दिया और उस कंस्ट्रक्शन में जो भी लोग काम कर रहे थे उनको एक्चुअली उसने किंग्स लैंडिंग के वॉल पर लगाया। उसके मुताबिक किंग्स लैंडिंग की कई सारी वॉल्स अभी थोड़ी सी वीक होने लगी थी। वो जो भी वॉल्स थी वो ऑलमोस्ट 120 साल से 120 ईयर्स से वैसे की वैसे थी। कई सारे जगहों पर तो वॉल्स ऐसी थी जो एगोन द कॉन्करर के समय पे बनाई गई थी, बट उसके बाद में उन वॉल्स को अच्छे से फोर्टिफाई किया नहीं गया था, उनको अच्छी तरीके से रीडेवलप नहीं किया गया था। तो उन वॉल्स को वापस अच्छी से मजबूत बनाना, उनकी हाइट्स बढ़ाना, वो सब का काम टाइलैंड लैनिस्टर ने शुरू किया। तो अभी ये जो भी काम शुरू किया गया था वो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ड्रैगन पिट जैसा एक मैसिव कंस्ट्रक्शन एक जगह पर गिर गया था, तो वहां पर वो जो पूरे रॉक्स का मलबा था उन्हीं रॉक्स को अच्छी तरीके से रीपर्पस करके लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर ने किंग्स लैंडिंग के वॉल्स को अच्छा बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ किंग्स लैंडिंग के 7 गेट्स को भी स्ट्रेंथन किया गया। वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट मेन एट आर्म्स और कुछ तगड़े नाइट्स को अपॉइंट किया गया, बट वो सब करने में वैसे तो हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए टाइलैंड ने लियोइन कॉर्बरे के ब्रदर कॉर्विन कॉर्बरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो अब तक मैं ये जो भी कह रहा हूं कि टाइलैंड ने ये किया, टाइलैंड ने वो किया, अब वैसे कहने के लिए वो सब उसके डिसीजंस, उसकी लीडरशिप, उसका फोरसाइट, उसकी प्लानिंग जरूर है, बट हर एक डिसीजन को काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में वोटिंग कराया जाता और उसके बाद में ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती। अगर काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में वोटिंग में उसको मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते तो वो प्लान आगे नहीं जा सकता। बट टाइलैंड के रिलेटेड ये चीज़ एकदम ही कम होती या कहूँ होती ही नहीं, क्योंकि टाइलैंड लैनिस्टर के प्लान्स इतने अच्छे होते और वो उन प्लान्स को इतनी अच्छी तरीके से सभी रीजन्स को समझाता कि कोई भी उस प्लान को लागू करने के, इम्प्लीमेंटेशन करने के खिलाफ जाता ही नहीं। सो ये बात ध्यान में रखिए कि टाइलैंड ने ये किया वो किया, इसका मतलब ये है कि रीजन्स ने भी उसको उस प्लान में सपोर्ट किया है। लास्टली लेजेंडरी हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान जो था वो था 50 वॉरशिप्स को बनाने का हुक्म। तो टाइलैंड लैनिस्टर ने किंग्स लैंडिंग के बारे में हमेशा से ही ये स्टडी किया था कि किंग्स लैंडिंग को जितना खतरा लैंड से था उतना ही खतरा वाटर से था, यानी कि उतना ही किंग्स लैंडिंग को खतरा है ब्लैक वाटर बे के जरिए।
तो समझो अगर किंग्स लैंडिंग के शहर पर लैंड के जरिए जमीन के रास्ते कोई अटैक करता है तो सातों बड़े बड़े गेट्स होने की वजह से उस पूरे अटैक को भी काफी टाइम तक अच्छे से डिफेंड किया जा सकता है। बट ब्लैक वाटर बे के जरिए अगर कोई हमला करता है तो उस हमले को रोकना वैसे काफी डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि हमेशा किंग्स लैंडिंग में रूल करने वाले राजा को किसी ना किसी फ्लीट का सहारा लेना पड़ता है। टाइलैंड लैनिस्टर ने ये एकदम अच्छी तरीके से स्टडी किया था कि पिछले 131 ईयर्स से हाउस लैनिस्टर को अगर किंग्स लैंडिंग और रेड किप को पानी से आने वाले खतरे को काउंटर करना है, डिफेंड करना है, तो उन्हें हाउस वैलेरियन के फ्लीट पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ऑलमोस्ट 130 years House Targaryen is completely dependent on House Velaryon in case उनके ऊपर अगर कोई पानी के रास्ते हमला करता है। तो टाइलैंड लैनिस्टर ने बेसिकली ये समझा कि हाउस टारगेरियन का ऐसा खुद का कोई फ्लीट ही नहीं है जिससे सीधा डायरेक्टली राजा कमांड कर सके। अभी वैसे कहने के लिए वेलेरियन फ्लीट को एगोन द थर्ड या फिर इसके पहले कोई भी टारगेरियन किंग कमांड जरूर कर सकता था, बट वॉट इफ हाउस वेलेरियन कह दे कि हम आपके डिफेंस के लिए नहीं आ सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया टाइलैंड लैनिस्टर ने। उसे लगा कि हाउस वेलेरियन के फ्लीट पर किंग्स लैंडिंग ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते, उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली अंडर आयरन थ्रोन आए ऐसी 50 वॉरशिप्स को बनाने का काम टाइलैंड लैनिस्टर ने शुरू करवा दिया। हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर के इस आइकॉनिक डिसीजन की वजह से अभी टारगेरियंस का एक खुद का छोटा क्यों ना हो बट एक फ्लीट ऐसा बनेगा जो सिर्फ और सिर्फ एकदम अच्छी तरीके से ब्लैक वाटर बे में तैनात होगा, ताकि किंग्स लैंडिंग पर पानी के रास्तों से आसानी से कोई अटैक ना कर सके। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुडेड हैंड लॉर्ड टाइलैंड लैनिस्टर लेता है, और इसी तरीके से 131 एसी का साल खत्म हो गया। बट 132 एसी के शुरुआत में ही लैनिस्पोर्ट से एक रेवन आया जिसमें जोहाना लैनिस्टर ने वापस कंप्लेंट किया था कि आयरन आइलैंड के लॉर्ड डाल्टन ग्रेजॉय ने वापस फेयर कैसल को जीत लिया और वो कई बार लैनिस्पोर्ट पर अटैक किए जा रहा है। वेस्टरोस में अभी सब जगह पर शांति आ गई थी, बट रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय को अभी भी वेस्टरलैंड्स को लूटना ही था। वो अभी भी बार बार लैनिस्पोर्ट में से औरतें लिए जा रहा था। तो ये रेवन जैसे ही किंग्स लैंडिंग में आया तो उस समय पर एक्चुअली एगोन द थर्ड को भी पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो छोटे बॉय किंग एगोन द थर्ड ने अपने हाथों से डाल्टन को एक लेटर लिखा जिसमें उसने डाल्टन को सीधा बताया कि उसे सभी औरतों को वापस लैनिस्पोर्ट को लौटाना चाहिए और ऐसी सभी हरकतें बंद करनी चाहिए। तो अभी ये लेटर इवेंचुअली डाल्टन ग्रेजॉय को मिलता जरूर है, बट उसने उस लेटर को फाड़ दिया और वो उस बॉय किंग एगोन द थर्ड पे हंसता है। तो अभी इस समय पर वेस्टरोस में वैसे नया राजा जरूर आ गया है। देयर इज बॉय किंग एगोन द थर्ड, बट ही इज अ बच्चा किंग, ही इज जस्ट अ बॉय किंग, और वो भी विदाउट ड्रैगन। अभी तो वैसे तो सभी इस एगोन को एगोन द थर्ड कहने लगे, बट उसके पास ड्रैगन नहीं होने के वजह से सभी लोग उसे वेस्टरोस में एगोन द ड्रैगन बेन भी कहने लगे। ही बिकेम द फर्स्ट एवर टारगेरियन किंग विदाउट एनी ड्रैगन। तो रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय ऐसे बच्चे किंग से क्या ही डरेगा, और उसी में उस बच्चे किंग एगोन द थर्ड टारगेरियन का हैंड ऑफ द किंग होता है एक लैनिस्टर यानी टाइलैंड लैनिस्टर, एक ऐसे हाउस का बंदा जिससे डाल्टन ग्रेजॉय बेहद नफरत करता है। तो डाल्टन ग्रेजॉय एगोन द थर्ड के कुछ भी ऑर्डर को मानता नहीं और वो वापस कैसरली रॉक के नजदीक लैनिस्पोर्ट पे अटैक करके और 100 औरतों को उठा ले गया। ये वाला अटैक जोहाना लैनिस्टर के लिए और भी बुरा इसलिए रहा क्योंकि इस समय पर एक्चुअली जोहाना लैनिस्टर कोशिश कर रही थी कि वो कुछ नए शिप्स बना सके
और वो उससे आयन आइलैंड्स के खिलाफ अच्छे से लड़ पाए, बट वो पूरी शिप बन के तैयार होने के पहले ही डाल्टन ग्रेजॉय ने उस शिपयार्ड पर ही अटैक किया और उसे जला डाला। उस शिपयार्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के बाद में कमीने रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय ने लिटरली लैनिस्टर्स के सेलर्स के खून से लिखा, अरे लेडी जोआना, ये तुम्हारी जो विमेन ऑफ द वेस्ट है, वेस्ट की ये जो तुम्हारी औरतें हैं ना, उसे भीगी बिल्ली वाले लैनिस्टर लायन पसंद नहीं, बट उन्हें मैन ऑफ आयन पसंद है। इसीलिए तो हमारा उन औरतों पे हक है और इसीलिए हम उन्हें हमेशा लेके जाते रहेंगे। रोक सके तो रोक लो। तो इस समय पर वैसे इस रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय के काफी बड़े इश्यूज जोहाना लैनिस्टर को और ऑब्वियसली एक तरीके से टाइलैंड लैनिस्टर और एगोन द थर्ड टारगेरियन को सता रहे थे। तो अभी ये जो भी इश्यूज है, इसके रिलेटेड क्या क्या कहानियां होती है, वो बाद में हम अच्छी तरीके से जानेंगे ही। तो एनीवेज 131 एसी के एंड में और 132 एसी के शुरुआत में अभी वेस्टरोस में काफी ठंड पड़ने लगी। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि लॉर्ड क्रेगन स्टार्क बार बार कह रहे थे कि अभी विंटर नजदीक आ गया है, विंटर इज कमिंग। तो वो विंटर पूरे वेस्टरोस में थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो छाने लग गया। अभी वेस्टरोस में ऐसा एनवायरनमेंट का थोड़ा सा इशू होने ही लगा था, बट उसी के साथ साथ किंग्स लैंडिंग में एक और ही इशू था, एंड दैट इज पिछले 7 से 8 महीनों में, मतलब जब से किंग एगोन द थर्ड राजा बना और जहेरा क्वीन बनी, तब से बॉय किंग और छोटे क्वीन को पूरे किंग्स लैंडिंग में किसी ने भी नहीं देखा था। अगर तुम राजा रानी हो तो अपनी शक्ल बार बार अपने स्मॉल फोक को दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट अपने ये दोनों छोटे राजा रानी कभी भी रेड कीप में से बाहर ही नहीं निकलते। इस समय पर हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर का ही राज पूरे वेस्टरोस पे शुरू था, बट अपने छोटे रॉयल कपल का मैरिज बहुत ही बुरा था। 132 एसी के शुरुआत में एगोन द थर्ड सिर्फ 12 साल का था, तो उसकी वाइफ जहेरा सिर्फ 9 साल की थी। अभी ये दोनों भी कहने के लिए राजा रानी है, पूरे वेस्टरोस के किंग एंड क्वीन है, बट ये दोनों इस समय पर चिल्ड्रन थे। बट ये दोनों भी नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं थे। वो दोनों भी कभी ज्यादा हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, एक दूसरे के वो बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं थे, और ना ही उन दोनों को भी कुछ लाइफ में चीजें एक्सपीरियंस करने में इंटरेस्ट था। अभी इसका रीजन तो यही है कि एगोन द थर्ड और जहेरा दोनों ने भी उनके अपने छोटे लाइफ में बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंसेस झेले, जिसके वजह से वो एक दिमागी हालत से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। हाउस ऑफ द ड्रैगन के सागा के शुरुआत में ही एक बहुत ही हॉरिबल इंसिडेंट होता है ब्लड एंड चीज का, जिसमें जहेरा ने अपने ट्विन ब्रदर जहेरिस का सर कटते हुए देखा, तो दूसरी तरफ एगोन द थर्ड ने अपने माँ को जलते हुए देखा। उसी में एगोन द थर्ड और भी ज्यादा डिप्रेस्ड इसलिए रहता क्योंकि वो अपने आप को हमेशा गुनहगार मानता कि वो उसके भाई विसेरिस के मौत का जिम्मेदार है। तो बेसिकली इन हॉरिबल हादसों के वजह से दोनों भी, यानी एगोन द थर्ड और जहेरा, इस समय पर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहते और दोनों एक तरीके से जिंदा लाश बन चुके थे। बच्चे तो खेलते हैं, मजे करते हैं, बट ये दोनों बिल्कुल नहीं हंसते और ना ही उनके बीच में कोई दोस्ती थी। दोनों भी यहाँ वहाँ पर कई बार ऐसे ही रोते रहते और वो दोनों भी हमेशा सैड ही रहते। एगोन द थर्ड को किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। उसे ना हंटिंग पसंद थी, ना उसे घुड़सवारी पसंद थी, और ना ही उसे स्वॉर्ड फाइट करने में कोई इंटरेस्ट था। उसी के साथ उसे रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वो बस अपने ही अपने में रहता, अकेले ही रहता। अगर काउंसिल ऑफ रीजेंट्स में से कोई काम की बातें भी उसके साथ करने आता तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कई बार कॉर्लिस, लियोविन, टाइलैंड, ऐसे सभी लोग एगोन द थर्ड को कुछ टीच करने की कोशिश करते हैं, बट उसे उस टीचिंग्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी।
उससे बात करना मतलब सभी को बहुत ही मुश्किल लगता। मशरूम ने तो सीधा कहा था कि उससे बात करना मतलब ऐसा उसे लगता कि मानो उसके लिए कोई पनिशमेंट दे दी है। तो एगोन द थर्ड को किसी में दिलचस्पी तो नहीं थी ही, बट उसी में एगोन द थर्ड लिटरली सभी एनिमल्स को हेट करता, स्पेशली ड्रैगन्स। अपने माँ को जलते हुए देखने के बाद में उसे अभी भी ड्रैगन्स का एक अलग ही ट्रॉमा आ गया था। तो इन्हीं सब रीजंस के वजह से एगोन को एगोन द ड्रैगन बैन कहते हैं, क्योंकि उसे ड्रैगन पसंद नहीं था, वो ड्रैगन से नफरत करता था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसी वजह से उसे एगोन द अनहैप्पी भी कहते हैं, एंड कुछ लोग तो उसे एगोन द अनलकी भी कहने लगे। तो एगोन द थर्ड ऐसे ही अपनी सैड जिंदगी जीते रहता, हमेशा अपने आप में रहता, अकेला रहता। और कई बार ग्रैंड मास्टर मनकन ने नोटिस किया कि वो अकेले में ही रह के अपने आप से ही बात करता, बट ग्रैंड मास्टर मनकन को ऐसा लगता कि मानो वो अपने माँ रेनीरा के साये के साथ बात कर रहा है। ग्रैंड मास्टर मनकन को हमेशा डर लगता कि कहीं एगोन द थर्ड पागल ना हो जाए, बट ग्रैंड मास्टर मनकन को ये एहसास जरूर कई बार होता कि वो पागल नहीं होगा, क्योंकि उसके माँ का साया, उसके माँ का स्पिरिट हमेशा उसको इंस्पायर करता है, उसे स्ट्रेंथ देता है। कई बार ग्रैंड मास्टर मनकन एगोन द थर्ड का कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर लेने आते हैं, तो उस समय पर एगोन द थर्ड कई बार मुस्कुराता भी, थोड़ा अच्छे मूड में कई बार दिखता भी, और उसका रीजन था उसका एक दोस्त गेमॉन पेल हेयर। सिर्फ और सिर्फ उसके दोस्त गेमॉन के वजह से ही एगोन द थर्ड खुश रहता। तो यही थोड़ी छोटी स्टोरी रही अबाउट द सैड चाइल्डहुड ऑफ एगोन द थर्ड एंड जहेरा। तो इस तरीके से हम 132 एसी के शुरुआत में अभी पहुंच गए हैं। यही कुछ 6-7 महीनों से ये काउंसिल ऑफ रीजेंट्स रूल करने लगा है। उस समय पर किंग्स लैंडिंग में एक अलग ही किस्सा हो गया। तो एक्चुअली पिछले 5-6 महीनों से किंग्स लैंडिंग के एक ब्रॉथल में एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा सा दिखने वाला ओल्ड विल नाम का आदमी एकदम अच्छी तरीके से काम करने लगा था। बट उसी के साथ साथ ये बंदा ब्रॉथल में काम करने वाले वेश्याओं को पढ़ाई देता, उनका वो टीचर बन के रहता ताकि वो वेश्या थोड़ी पढ़ लिख सके। इतना ही नहीं, ओल्ड विल को एकदम अच्छी तरीके से कुछ पोशंस वगैरह बनाने आते हैं। वो कई सारे वेश्याओं के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रिंक मून टी भी बनाता ताकि वो एकदम प्रेग्नेंट ना हो सके, उनको कुछ नाजायज बास्टर्ड ना हो। तो 132 एसी के शुरुआत में ऐसे ही एक दिन एक गोल्ड क्लोक एक वेश्या के साथ में संबंध बनाने के लिए उस ब्रॉथल में जाता है। तो वहां पर उसको ऐसा लगा कि ये वेश्या कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है। उसने देखा कि इस वेश्या को लिखने वगैरह आने लग गया है, जबकि पहले इस वेश्या को बिल्कुल लिखने नहीं आता और ना ही वो कुछ एकदम अच्छे से पढ़ पाती। तो इस गोल्ड क्लोक ने उस वेश्या को थोड़ी पूछताछ की कि आखिर तुम्हें पढ़ना लिखना कैसे आने लग गया है। तो उस वेश्या ने बता दिया कि ओल्ड विल नाम का उसके यहाँ पर काम करने वाला जो बंदा है, उसने सभी वेश्याओं को ऐसे क्लासेस देने शुरू कर दिए हैं। तो इस गोल्ड क्लोक ने उस ओल्ड विल को पकड़ा और बस 2-3 लाफा मारते ही उस ओल्ड विल ने बता दिया कि आखिर वो है कौन। ओल्ड विल ही होता है नन अदर देन फॉर्मर ग्रैंड मास्टर ओरवाइल। तो हमने पहले जाना था कि ओरवाइल एक्चुअली वॉल पे भेजा गया था, बट वॉल पर जाने वाले शिप में से ओरवाइल बराबर से भाग निकला और वो कहीं पर तो किंग्स लैंडिंग में छुप गया था। तो ये भाई साहब ओरवाइल ओल्ड विल नाम का कोई तो बंदा बन के किंग्स लैंडिंग में ही एक ब्रॉथल में काम करने लगा था, बट अभी वो पकड़ा गया। तो उसी दिन शाम को रेड किप के दरबार में ओरवाइल को लेके आया जाता है और सभी रीजेंट्स का यही कहना था कि इस ओरवाइल को अभी के अभी वापस वॉल पे भेज दिया जाए या तो इसे डेथ पेनल्टी दे के मार दिया जाए, क्योंकि उसने अपने ओथ्स को ब्रेक किया है। उसको किंग्स लैंडिंग में से वॉल पे भेजा गया था, बट वो भगोड़ा निकला। तो सभी रीजेंट्स उसे मरवाना जरूर चाहते थे, बट उस समय पर
हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर ने ओरवाइल की जान बचाई। टाइलैंड लैनिस्टर ने अपने सभी रीजेंट्स को बताया कि इस समय पर किंग एगोन द थर्ड का कोई भी किंग्स जस्टिस करके पोस्ट पे बंदा नहीं है, तो हम किंग्स जस्टिस के पोस्ट पर ओरवाइल को रख सकते हैं। ओरवाइल बहुत ही एक्सपीरियंस बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमारे राजा एगोन द थर्ड को ओरवाइल की मदद हो सकती है। तो पहले तो रीजेंट्स का काउंसिल इससे बिल्कुल खुश नहीं होते, बट धीरे धीरे टाइलैंड ने सबको मना लिया और ओरवाइल को बनाया गया किंग्स जस्टिस। अभी यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर ने अपने पुराने दोस्त ओरवाइल की यहाँ पे जान बचाई। तो दोस्तों, आई होप आपको ये आज का एपिसोड पसंद आया, जिसमें हमने देखा लेजेंडरी हुडेड हैंड टाइलैंड लैनिस्टर एंड वेरी सैड चाइल्डहुड ऑफ एगोन द थर्ड एंड जहेरा। आई होप आपको ये एपिसोड देखने में मजा आया। इफ यू लाइक दिस एपिसोड देन लाइक दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching this video. I'll see you all in the next one.